नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश के कई हिस्सों में, खासकर दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ साल से हर बार हम देख रहे हैं कि ठंड के मौसम में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। हर साल दीपावली के आसपास पराली जलाने और पटाखों की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की चादर सी फैल जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। हवा दिवाली और ठंड के दौरान इतनी खराब हो जाती है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी होता दिख रहा है। दरअसल दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है और इसके साथ ही सर्दियों में प्रदूषण सामान्य से 3 से 4 गुना अधिक बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में आमतौर पर सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं, क्योंकि इन दिनों हवा की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा गिरावट आती है। एक अनुमान के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है। सामान्य तौर पर ये मौतें दिल की बीमारी, सांस से जुड़ी समस्याएं, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर के कारण होती हैं। द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में 16.5 लाख मौतें, इससे भी ज्यादा ये अनुमान है, यानी कुल मौतों का 17.8% इन मौतों के लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार था। 2019 में पूरी दुनिया में लगभग 90 लाख लोगों की प्रदूषण की वजह से मौत हुई। 45 लाख मौतों के लिए परिवेशी वायु प्रदूषण और 17 लाख मौतों के लिए खतरनाक रासायनिक प्रदूषक जिम्मेदार थे, जिसमें 9 लाख मौतें लेड प्रदूषण के कारण भी हुई। भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित 16.7 लाख मौतों में से अधिकांश, लगभग 10 लाख मौत PM 2.5 प्रदूषण के कारण हुई और बाकी 6.1 लाख मौतें परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। ये आंकड़े समझना इस समस्या की गंभीरता को लेकर बेहद जरूरी है। हम देखें तो AQI 400 के पार पहुंचने की आशंका दिवाली से पहले ही जताई जा रही थी। AQI को 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की चुनौती और समाधान की दिशा की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विभा धवन, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की। डॉक्टर विभा धवन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी जुड़े हैं, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर त्रिपाठी। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर विभा धवन, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। WHO के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में देखें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, और 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें दुनिया के तो वो सेंट्रल और दक्षिण एशिया में है। 10 शहर भारत के हैं। अब हम देखते हैं कि ये समस्या जो भारत में है वो लगातार एक तरह से गंभीर बनी हुई है। दिल्ली की हवा में सांस लेना हर रोज माना जाता है कि 25 से 50 सिगरेट पीने के बराबर होता है। खास तौर से ये जो त्योहारी मौसम है और सर्दियों का समय है, वायु प्रदूषण का गंभीर होना लगातार हर साल ट्रेंड में हो रहा है। आपकी नजर में क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हवा का जो रुख है इस मौसम में, वो ऐसा हो जाता है कि इट बिकम्स, वो एक तरह जो हवा है वो जिन शहरों में हम पराली जला रहे हैं वो वहां से हमारे दिल्ली की तरफ और रीजन्स हैं जहां पे प्रदूषण बढ़ता है, तो वो वहां पे आके एक तरह से रुक सी जाती है। उसके साथ में जैसे हम पराली की बात करते हैं तो इसके जलाने का भी एक रीजन है, क्योंकि फार्मर के पास क्या हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो और कुछ करे। हमारा जो साइकिल है, क्योंकि हम पहले राइस पैडी निकालते हैं और उसके इमीडिएटली बाद हमें गेहूं लगाना होता है। अब जैसे इसी साल को हम लेते हैं तो हमारी बारिश इतनी देर तक चली, अक्टूबर में मॉनसून हमारी चलती रही, तो उसके मारे जो राइस का पकना था, सूखना था, उसमें भी डिले हो गया। जो अभी भी हम कह रहे हैं कि इस बार अभी तक पराली कम जली है, क्योंकि अभी हमारा पूरा राइस ही हार्वेस्ट नहीं हुआ है। तो उसके मारे जो फार्मर है, जो हमारी अभी की वैरायटीज हैं गेहूं की या चावल की, एक मेच्योर होती है और दूसरे को 15 दिन के अंदर अंदर हमको फील्ड में व्हीट लगा देना है, गेहूं लगा देना है। हमारे मैकेनाइज्ड फार्मिंग अभी तक बहुत कम जगह पे उपलब्ध है,
तो फार्मर के पास विकल्प ही नहीं बचता, क्योंकि उसको अपनी फील्ड तैयार करनी है, तो वो पराली जलाता है, जिसके मारे प्रदूषण बढ़ता है। दूसरी वजह ये है, क्योंकि देखिए अब हम हर टाइम अभी भी जैसे हमारा बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चल रहा है, तो उसमें हो रहा है कि आप जेनसेट नहीं चला सकते हैं, आप कुछ दिन में शायद हो जाएगा कि आप अपनी व्हीकल ऑड इवन स्कीम होगा या कुछ भी होगा, तो हमको ये सब चीजें भी इम्प्रूव करनी है। क्या हम बिजली दे पा रहे हैं अपने उपभोक्ता को? क्या हमारी इंडस्ट्री चल पाएगी बिना जेनसेट चलाए हुए? तो ये सब हमको चीज देख के करना है, एक कॉन्शियसनेस, क्योंकि एक होता है पुलिसिंग कि आप हमें बोल रहे हैं कि आप गाड़ी नहीं चलाइए, लेकिन हम एयर कंडीशनिंग चला रहे हैं। हमारी इतने सारे हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो 100% जनरेटर बैकअप पे हैं, जहाँ पे एयर कंडीशनर्स भी चलेंगे। तो हमारे में एक हर स्टेक होल्डर में कॉन्शियसनेस आनी है कि मेरी ह्यूमन कंफर्ट तो आज मुझे दे रही है, लेकिन ये जो हम पोल्यूट कर रहे हैं, इसके मारे मेरा कल भी खराब होने वाला है, मेरी हेल्थ खराब होने वाली है। बिल्कुल। कारणों को लेकर ही एक एक कमेंट में डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर अग्रवाल से भी लूंगी। डॉक्टर संजीव अग्रवाल, अध्ययन एक कहता है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण जो सामान्य इंसान की जिंदगी है वो करीब 7.5 साल कम हो रही है। इस बार हमने देखा मॉनसून लेट गया, पराली भी तुलनात्मक रूप से कम जली, लेकिन फिर भी हमने देखा जो आंकड़े आने शुरू हुए दिवाली के 6 दिन पहले से ही, तभी वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से 3 गुना ज्यादा होना शुरू हो गया। आशा की जा रही थी कि शायद हमें इस बार प्रदूषण को लेकर कुछ उत्साहजनक आंकड़े मिलेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्या कारण आपको नजर आ रहा है? इस बार जो दिवाली पे बेसिकली हम बात करते हैं दिवाली की, बट मैं आपको बता दूं कि पूरे एयर वायु प्रदूषण की समस्या हमें हमेशा पूरे साल रही है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो सोर्सेस हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत बढ़ गई। और जो सोर्सेस हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गई आपका एग्रीकल्चर बर्निंग हो गया, आपका बायोमास बर्निंग हो गया, आपका सॉल्वेंट और गैस का, नेचुरल गैस का यूज़ हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। और बेसिकली ये जो आंकड़े आपने बताए हैं, ये आंकड़े बिल्कुल सच हैं। ये वर्ल्ड स्तर पे, मतलब पूरे देश के अलावा वर्ल्ड स्तर पे भी ये आंके गए हैं, और ये इसका रीज़न ये वायु प्रदूषण है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो हमें बेसिकली कंट्रोल करना है सोर्स के ऊपर, और ये समस्या बेसिकली सभी राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। तो सभी राज्यों को भरसक कोशिश करनी चाहिए कि वो कंट्रोल करें एयर पोल्यूशन को सोर्स के ऊपर, तभी हम कुछ रिसीविंग एनवायरनमेंट में कुछ उसका रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी काफ़ी हाई चल रहा है। तो अभी तो दिवाली आई नहीं है, उसके पहले ही हाई चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हमें भरसक प्रयास और करने चाहिए, और एयर पोल्यूशन का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो एक अनुमान जताया जाता है, वो ये कहा जाता है खास तौर से दिल्ली की जो हवा है, जहां की ज्यादा खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, उस प्रदूषण में 40% पराली की वजह से, 28% प्रदूषण वाहनों की वजह से, 30% कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से होता है। और हम एक तरह से डॉक्टर त्रिपाठी देखें तो ये वो तमाम कारण हैं जो पहले भी रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि कई साल से इस समय जो प्रदूषण का ट्रेंड है वो हमें खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रहा है, और खासतौर से उत्तर और मध्य भारत में पूरे साल बने रहने वाली समस्या है, जैसे डॉक्टर धवन ने भी ये बात कही। क्या ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे जो पर्यावरण विज्ञानी हैं उन कारणों का सटीक पता लगाएं जिनके चलते अन्य देशों के मुकाबले भारत के एक बड़े हिस्से में प्रदूषण की समस्या कहीं ज्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती है? क्या हम समस्या की जड़ का पता पूरी तरह से लगा पाए हैं? देखिए, आप को जानकारी शायद होगी कि ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसके तहत 133 शहरों में प्रिसाइजली इसी पर काम हो रहा है। हम सरकार, मतलब ये केंद्रीय सरकार का प्रोग्राम है, और जिसमें प्रयास यह है कि ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए। और मॉनिटरिंग स्टेशंस, जो कॉन्टिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस थे, वो लगभग 200 से 350 इसी प्रयास के अंतर्गत किए गए। और दूसरा, उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोर्सेस पता किए जाएं, जो सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडीज मैंडेटेड है, और 40 से 50 शहरों में ऑलरेडी ये चल रहा है, और बाकी करीब 70 शहरों में भी ये
प्रयास जारी रहेगा और 1 से 1.5 साल के अंदर ये डेटा आ जाएगा। मुद्दा यह है कि मोटा मोटे 5 या 6 इकोनॉमिक सेक्टर जैसा पहले बोला गया, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका रिलेटिव फ्रैक्शन सिटी और रीजन पे वैरी कर सकता है। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात बहुत साफ है कि भारत में, खासकर उत्तर भारत में, जो ये स्पूरियस बर्निंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग है, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है या ट्रैश बर्निंग है, जैसे जो आपका म्युनिसिपल वेस्ट है जिसका पूरी तरह से निस्तारण या मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी बर्निंग है, या किसी भी तरह की जब ठंड आती है तो स्पेस हीटिंग के लिए या वाटर हीटिंग के लिए लोग बर्न करते हैं। ये 3 तरह की बर्निंग बेसिकली 20 to 40% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल PM 2.5। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि PM 2.5 सबसे ज्यादा इंजरियस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो अगर जैसे एक बड़ा प्रोग्राम आया आपका, ये एलपीजी का PMUI उज्ज्वला प्रोग्राम, उसके तहत कई जगह ये दिया गया और सॉलिड फ्यूल जिनको दिया गया वहां पे सॉलिड फ्यूल का यूजेस कम हुआ, करीब 13 करोड़ परिवारों को दिया गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा उसमें चैलेंज है कि कैसे उसको सस्टेन किया जाए। क्योंकि सॉलिड फ्यूल जो है, जब आप घर में भी चूल्हा या लकड़ी पे जलाते हैं तो उससे वजह से जो धुआं निकलता है वो अंत में बाहर जाता है। ऐसे ही जो, जैसा मैंने कहा कि म्युनिसिपल वेस्ट की अगर आप पूरी तरह निस्तारण नहीं कर पाते तो उसको कहीं ना कहीं पे बर्न किया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि शहर और रीजन के हिसाब से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो सोर्सेज का है वो वैरी कर सकता है, लेकिन एक रूल ऑफ थंब अगर आप कहें तो हमें एक आइडिया लग गई है। दूसरा उस दिशा में जो प्रयास हो रहा है वो है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करके, क्योंकि इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन भी राइजिंग है, अभी भी राइजिंग कर्व पे है, तो जो ये सोर्स के कंट्रीब्यूशन है एब्सोल्यूट और रिलेटिव वो भी चेंज होंगे। तो जो हम करंट अप्रोच अपना रहे हैं, जैसा आपने कहा कि क्या प्रिसाइज हमें मालूम चलना चाहिए और जल्दी मालूम चलना चाहिए जिससे कि हम फिर एक्शन ले सकें। तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है और कई ऐसी टेक्नोलॉजी काम चल रहा है ऐसा, खासकर आईटी कानपुर में भी, जिससे हम इसको डायनामिक तरीके से बता सकें कि सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन कहाँ है। और उस दिशा में निश्चित तौर पर प्रयास अगर और किया जाएगा तो कुछ अच्छे फल सामने आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर विभा धवन, जैसा अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने भी कहा कि जो NCAP है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम है। हम जान रहे हैं योजनाएं, नीतियां पहले से बहुत रही हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक साथ लाने की कोशिश की गई इस रणनीति के तहत। और इसके तहत जो लक्ष्य तय किया गया, वो इसके तहत जो शहर आते हैं उनमें कणों के कंसंट्रेशन में 2024 तक 20 से 30% की कमी का लक्ष्य पहले तय किया गया, फिर इसे अपडेट किया गया। 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। थोड़ा सा हमें समझाइए कि इन लक्ष्यों के मुताबिक जो काम की गति है, या मैं कहूं जो रिजल्ट्स की गति है, वो अभी हमें दिख रही है क्या, और अगर नहीं तो उसमें हर्डल्स बड़े क्या हैं? देखिए, अभी जैसा त्रिपाठी जी ने बताया, और ये एनकैप है या अपोर्शनमेंट स्टडी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमको समझना है प्रॉब्लम कहाँ से निकल रही है। अभी अगर हम पराली बर्निंग कह रहे हैं तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर हम पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे तो बहुत छोटा हो जाता है। ये कुछ दिनों में पराली बर्निंग से हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हम हर टाइम पराली के ऊपर डाल के इल्जाम और बोलें कि बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी सब कुछ भी ठीक नहीं है। तो पहला हमको समझना है, क्योंकि देखिए अब हम फार्मर को बोले कि तुम पराली नहीं चलाओ, लेकिन हम लोग जो है हम गाड़ी चलाते रहे, हम एयर कंडीशनर चलाते रहे, हम जनरेटर चलाते रहे, तो वो चीज तो गलत हो जाती है। तो हम सबको, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हर स्टेक होल्डर को समझना है कि ये प्रदूषण उसके परिवार, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि हर एक को इसमें कंट्रीब्यूट करना है। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना थी कि सबको LPG गैस दे दिया, लेकिन कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं? तो वो वापस, क्योंकि बायोमास एक तरह से मुफ्त है, तो वो ले आते हैं और वो उसको बर्न करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी भी हो।
उससे इंडोर एयर पोल्यूशन तो बढ़ता ही है, जो बेचारा कुकिंग कर रहा है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन पूरे वातावरण पे भी उसका असर पड़ता है। तो हमको रियलिटी देखते हुए देखता है कि भारत जिस तरह का देश है, जिस तरह की आज की हमारी इकोनॉमिक्स है, क्या हम उन लोगों को इम्प्रूव कुक स्टोव्स दे सकते हैं। एक चीज जो अब बहुत बड़े तरीके से हमारे देश में भी आ रही है, जिसको हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। तो अगर स्टेक होल्डर्स, अगर कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता है तो उसके लिए क्या है, क्या हम उसको पैसा दे सकते हैं। तो अब दूसरे देश भी चाह रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री भी चाह रही है कि जो हम नेट जीरो की तरफ कदम उठाने की बात करते हैं, जो उनको उनके जो इमिशंस होंगे, क्या उसके बदले में हम पेड़ लगा के और कार्बन क्रेडिट और लोगों को दे सकते हैं, चाहे वो फार्मर हो। अगर एक छोटा सा जना एक गांव में अगर बायोमास जला के अपनी एनर्जी नीड मीट कर रहा है, तो हम उसको क्या अच्छी चीज दे सकते हैं कि उसका जो कुक स्टोव है उस पर कम से कम एमिशन हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बढ़े। क्योंकि ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं, ये अल्टीमेटली हमको हेल्प करने वाले हैं। हमको और देशों से भी सीखना है। क्या हम भी कोई तरह का टैक्स लगा सकते हैं कि कार में एक जना नहीं ट्रेवल कर सकता, 3-4 लोग होने चाहिए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट चाह रही है, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ करते हैं, मेट्रो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसकी आर्टरीज क्या ठीक से डेवलप करी कि जिस जने को, क्योंकि हमारे स्टेशन इतनी पास नहीं है। आप जापान में जाइए, उनका मेट्रो इतना बढ़िया है कि आपको एक स्टेशन किसी को भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलना पड़ता। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो अगर मैं मेट्रो से हमारे लोग अगर आ गए, तो लोग भी एक्सप्लॉइट करते हैं कि 1 किलोमीटर के रास्ते के लिए आपका ऑटो वाला 100 रुपया मांगेगा, तो उनको लगता है शुरू से क्यों नहीं ऑटो पे जाए। तो ये सब चीजें कहीं पे हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आनी चाहिए कि ये ट्रेवल तो करना है। आप लोग को दिल्ली से बाहर रह के भी दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हाउसिंग ज्यादा महंगी है। ट्रेवल लोगों को करना है, तो उसको हम कैसे क्लीन करें। हमारे कुक स्टोव्स या हमारे जो ईंधन है वो चलेगा। अगर हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, क्योंकि उससे भी एक तरह से आप वेस्ट को भी ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी वेस्ट नहीं है, इट इज वेस्टेड। तो आप वेस्टेड जो मटेरियल जो आज वेस्ट हो रहा है, उसको हम कैसे एनर्जी में यूज कर सकते हैं। हमको उससे सिर्फ आज की पेट्रोल की कॉस्ट नहीं कंपेयर करनी है, हमको देखना है इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या मिल रहा है, बिल्कुल, इससे हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम समाधान ढूंढ सकते हैं। और समाधान मैं ये कहूंगी एग्जिस्ट भी करता है, इट इज इम्प्लीमेंटिंग इट, और शुरू की इन्वेस्टमेंट करने की बात है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जो अभी हम असर खास तौर से प्रदूषण को लेकर देख रहे हैं, वो काफी साल पहले का है जो अब हमें दिखाई देता है। तो डॉक्टर अग्रवाल, यानी ये कहना होगा कि आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए जो आज कदम उठाए जा रहे हैं, वो छोटे बड़े सब मिलाकर अपने आप में काफी अहम है। नेट जीरो की जो बात अभी डॉक्टर धवन ने कही, हम जानते हैं कि जो COP26 सम्मेलन है, लगातार भारत की तरफ से प्रतिबद्धता जीरो एमिशन को लेकर दोहराई जा रही है। पेरिस एग्रीमेंट को लेकर अगर हमारे मैं कहूँ कि हमारे वादों की बात रही हो, उसमें भारत किस तरह से आगे बढ़कर काम कर रहा है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। सौर ऊर्जा को लेकर हम कैसे दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन फिर भी जब दुनिया के चार्ट में दिल्ली जैसे शहर का नाम सबसे ऊपर आए, तो कहीं ना कहीं ये बात खटकती जरूर है। यानी कुछ कमियां हैं जिन पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए हम जो 2060 और 2070 तक का इंतजार नहीं कर सकते। तमाम जो उपाय जिनके बारे में जिक्र अभी किया, LPG का उदाहरण आप दोनों मेहमानों ने दिया, तमाम उपाय हैं जो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं वही कहूंगी कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर सख्ती, तमाम पाबंदियां लगती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर और ज्यादा सख्ती, या मैं कहूं और ज्यादा पुख्ता प्रबंध और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जो जरूरत, और उस पर जितनी तेजी से काम होने की बात कही जा रही है, वो आपको लगता है कि इस दिशा में थोड़ा और स्पीड अप होने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि स्पीड अप करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बेसिकली 2014 से बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं। 2014 से लेके 19 तक, जब तक मेरा सुपर एन्युएशन हुआ था, उसके पहले तक हमने खूब प्रयास किया, हर स्टेट्स को बुला के उन लोगों को तरह तरह के
मिनिस्टर लेवल पे निर्देश दिए गए कि आपको कंट्रोल करना है, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है, ये 42 पॉइंट प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हमने बहुत प्रयास किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का टेरेन ऐसा है, या दिल्ली एनसीआर का ऐसा टेरेन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, एक तो मीटेरोलॉजी, जो मीटेरोलॉजी बहुत अच्छी बड़ा रोल प्ले करती है, दूसरा विंटर के टाइम में, और दूसरा आपका बेसिकली जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उसके ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो गैसियस कंट्रोल भी करना ज़रूरी है, नॉट ओनली पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेकेंडरी एरोसोल जो लोअर एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन करता है उससे हमारी और समस्या बढ़ जाती है। तो इस पे हमें मॉनिटरिंग तो हमने स्पीड अप कर ली है, बट मुझे लगता है कि हमें सोर्स पे कंट्रोल को भी एक स्पीड अप करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी, जब हम जिन तमाम मैं कहूँ देश और शहरों को लेकर ग्लोबल रेटिंग्स तैयार की जाती हैं, खास तौर से प्रदूषण को लेकर जिसमें दिल्ली नंबर 1 रही है, उसमें कोई भी ऐसा मैं कहूँ शहर नहीं होता जो मैं कहूँ बेस्ट प्रदर्शन करता हो, ऊपर नीचे जरूर लगा रहता है। तो ऐसे में ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। आपको लगता है कि क्या कुछ ऐसे उदाहरण दुनिया के किसी देश में मौजूद हैं जिनको अपनाया जा सकता है? लेकिन एक पहलू ये भी आता है कि भारत बहुत बड़ा देश है जहां बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसके अपने लिमिटेशंस भी हैं। तो ऐसे में ये चैलेंज मैं कहूँ कितना बड़ा हो जाता है, या अभी फिलहाल हमारे लिए कितना दूर की कौड़ी है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप अगर लंदन में देखें, जहाँ पे इनफेमस स्मॉग हुआ था मिडिल ऑफ 1950s में, लंदन अभी भी पूरी तरह ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट साइकिल फॉलो करता है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और समर में ओजोन प्रॉब्लम वहाँ आती है। आप पेरिस का उदाहरण है तो वहाँ सेकेंडरी, जैसा पहले कहा गया, सेकेंडरी पार्टिकुलेट फॉर्मेशन बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम समर में पेरिस। लेकिन इसके बावजूद लगभग पूरे साल वो लोग कुछ हद तक कंट्रोल किए रहते हैं, और उनके जो कंट्रोल जो स्टैंडर्ड हैं वो हमसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। जैसे कई जगहों पे तो वो लोग अब मूव कर रहे हैं जो WHO के रिवाइज स्टैंडर्ड है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कैलिफोर्निया का, जो मैं कई बार लेता हूँ आपके विचार पे। तो कैलिफोर्निया में बहुत कुछ हद तक जो मीटरोलॉजी है वहाँ की, और टोपोग्राफी वो गैंजेटिक प्लेन की तरह, क्योंकि वहाँ हिल्स हैं और लैंड सी सर्कुलेशन ऐसा ही होता है कि ट्रैप्ड हो जाता है पोल्यूशन। तो कैलिफोर्निया ने एक अलग पूरा बनाया, जैसा कुछ हद तक हमने अभी बनाया है। ये जो नया कमीशन बना है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली NCR एंड एडजेसेंट रीजन, इसी तरह से उन्होंने एक कार्ड बनाया। जहाँ तक आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग उन्होंने बनाया, और कैलिफोर्निया की आप ग्रोथ देखिए, वो करीब 3 गुना पर कैपिटा 1970 से 2010 तक बढ़े हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है, और उनका पूरा पोल्यूशन जो है 1/3 हो गया। तो इफेक्टिव ग्रोथ उनकी 9 टाइम्स, अगर आप देखिए 3x3। तो उसका कारण था कि आप अगर केवल कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड, जो उन्होंने US EPA के अलावा, जैसे हमारे यहाँ CPCB है और स्टेट बोर्ड है, उन्होंने एक पूरा स्टेट बोर्ड की तरह की चीज कैलिफोर्निया बनाई, और उससे ज्यादा, जिसमें 2500 लोग काम करते हैं, और 1/3 साइंटिस्ट, 1/3 इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट, एंड 1/3 लीगल प्रोफेशनल्स, जो दिन रात केवल एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों पे काम करते हैं। तो उस डायरेक्शन में यहाँ पे भी चीजें हो रही हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण चीज अभी हो रही है, कई स्टेट्स अब एयर शेड की बात कर रहे हैं। एयर शेड अप्रोच जो है एक ज्यादा क्या साइंटिफिक अप्रोच है एयर क्वालिटी से डील करने का, जिसमें यह माना जाता है कि आप ये देखिए कि एयर पोल्यूशन किस तरह का फॉर्मेशन लेता है एक पर्टिकुलर रीजन में। तो रादर देन आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फॉलो करते हैं यूनिट को, आप देखते हैं कि एक एयर शेड कैसा है, और इस तरह का अप्रोच US में बहुत ही कारगर रहा। तो 2-3 ऐसी चीजें अगर हम तेजी से इस पे काम करें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मॉनिटरिंग सोर्सेस को और बेटर समझना है, जिससे सोर्सेस पर हम एक्ट करें। हमें कैपेसिटी बढ़ानी है। अगर आप देखिए आज की डेट में हमारे रेगुलेटर्स के पास भी वो अंडर स्टाफ है, अंडर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो उनके पास स्टाफ है वो कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। इन चीजों से डेफिनेटली हम इस डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर त्रिपाठी आपका, डॉक्टर विभा धवन आपका, और डॉक्टर संजीव अग्रवाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में इस चर्चा में
जुड़ने के लिए आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।